नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फाइनेंस फोलियो में। मुझे अनाउंस करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज से हम फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग दी जाएगी। ये अब तक की मोस्ट डिमांडेड सीरीज होने वाली है। मार्केट काफी करेक्ट हो चुका है और बहुत सारी कंपनियां अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही हैं, काफी फेयर वैल्यूएशन पर कंपनियां मिल रही हैं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मौका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले, तो ऑन डिमांड ये सीरीज होने वाली है जो कि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तब भी आपको ये कंप्लीटली समझ में आएगी। इसके स्टार्टिंग के एपिसोड का लेवल सरल होगा, क्योंकि हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप सीखेंगे, आगे आने वाले एपिसोड का लेवल हार्ड होता जाएगा। आपको कोई भी एपिसोड बीच में मिस नहीं करना है। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। अगर आप इस सीरीज को कुछ समय बाद देख रहे हैं, तो आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इस पूरी सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कैप। आपने टर्म पहले भी काफी सुना होगा। आज हम देखेंगे मार्केट कैप क्या है, इसका हमारे एनालिसिस में क्या रिलेवेंस है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इन सारी चीजों को आज हम समझने वाले हैं। साथियों, मार्केट कैप हमें किसी भी कंपनी का साइज बताता है और ये बताता है कि उस कंपनी का करंट में वैल्यूएशन क्या है। अगर कोई भी कंपनी हमें पूरी एक्वायर करनी है, यानी उसके 100% शेयर्स को एक्वायर करना है, तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये हमें मार्केट कैप से पता चलता है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल है। मार्केट कैप इज इक्वल टू करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, और इसका एक शेयर 100 रुपये पर शेयर पर ट्रेड कर रहा है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं इसके 10,000। तो अगर हमें इसका मार्केट कैप निकालना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मार्केट कैप हो जाएगा 10 लाख। अब हम इसको आगे कुछ रियल एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ आप एक कंपनी देख रहे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये एक FMCG सेक्टर की कंपनी है, जिसके प्रोडक्ट आप यूज करते ही होंगे। अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखें, तो ये 5,45,000 करोड़ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये कंपनी पूरी एक्वायर करनी है, तो आपको 5,45,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। इसका एक शेयर अभी 2320 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम 2320 को इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तब हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 5,45,000 करोड़। नेक्स्ट एग्जांपल आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 16,45,000 करोड़ है। इसका मतलब है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री को आपको पूरा एक्वायर करना है, तो आपको 16,45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब सवाल ये आता है कि हमको पूरी कंपनियां थोड़े ही खरीदनी है, तो इसका हमारे एनालिसिस में क्या रिलीवेंस है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, इस कारण से हमें आपका बेस क्लियर करना होगा। इसका फंडामेंटल एनालिसिस में ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। इससे हमें केवल कंपनियों का साइज पता चलता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा होता है, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कंपनियों को मार्केट कैप के आधार पर 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी है लार्ज कैप, सेकंड वन मिड कैप और थर्ड वन स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनियों में देश की सबसे बड़ी कंपनियां आती हैं, जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, जिनकी रैंकिंग 1 से लेकर 100 तक है मार्केट कैप के आधार पर। और जिन कंपनियों की रैंकिंग 101 से लेकर 250 के बीच में है, ये कंपनियां मिड कैप कंसीडर की जाती हैं। जिनकी रैंकिंग 251 या फिर उससे बाद में है, ये कंपनियां स्मॉल कैप में कंसीडर की जाती हैं। तो बस इसका हमारे एनालिसिस में यही रिलीवेंस है कि इसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि कंपनी का साइज कैसा है। क्योंकि साथियों, जो लार्ज कैप कंपनी होती है, ब्लू चिप कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में रिस्क काफी कम होता है। अगर हम उनसे छोटी यानी मिड कैप कंपनियों में जाएं, तो इनमें रिस्क लार्ज कैप के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है, और स्मॉल कैप कंपनियों में रिस्क लार्ज कैप और मिड कैप दोनों से काफी ज्यादा होता है। इसी के आधार पर म्यूचुअल फंड्स की भी कैटेगरी है। आपने सुना होगा ब्लू चिप फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। तो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी भी इसी प्रकार डिसाइड होती है। अगर कोई लार्ज कैप फंड है, तो वो 1 से लेकर 100 तक की ही कंपनियों में निवेश कर सकता है। इसी प्रकार मिड कैप और स्मॉल कैप का क्राइटेरिया है। तो यहाँ आपको समझ में आ चुका होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें कंपनी का साइज बताता है, उसकी करंट वैल्यू बताता है,
इसके अलावा हमें उसके रिस्क प्रोफाइल का पता लगता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू का समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एंटरप्राइज वैल्यू आपको मार्केट में काफी बड़े ब्लंडर से भी बचा सकती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक दुकान है, फिर सेम वही एग्जांपल लेते हैं हम। कोई दुकान है ABC और उसको आपने बाई किया 100 रुपीज में। तो ये 100 रुपीज क्या हुआ? ये 100 रुपीज हुआ इस दुकान का मार्केट कैप। अब आपको पता चला कि जो दुकान आपने खरीदी है उसके गल्ले में 30 रुपए ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो ये दुकान आपको कितने की पड़ी? आपने 100 रुपए में इसको खरीदा और 30 रुपए आपको इसके गल्ले में मिल गए। तो ये दुकान आपको कितने में पड़ी? 70 रुपए में। उसके बाद आपको पता चलता है कि इस दुकान के ऊपर 15 रुपए किसी का उधार भी है, क्योंकि अब ये दुकान आपने खरीद ली तो वो 15 रुपए भी आपको ही देने होंगे। तो यहां आपको ये 70 रुपए में पड़ी थी, लेकिन अभी इसमें 15 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी आपको ही देने हैं अभी। तो अभी ये दुकान कितने में पड़ी आपको? 85 रुपीज में। ये जो 85 निकल कर आया है, यही इसकी एंटरप्राइज वैल्यू है। तो यहां आपने क्या सीखा कि एक दुकान को आपने 100 रुपीज में बाई किया, लेकिन एक्चुअल कीमत उसकी 100 रुपीज नहीं थी, वो आपको केवल 85 रुपीज में ही पड़ी। इसका एक अपोजिट केस भी हो सकता था कि मान लो आपने दुकान 100 रुपए में खरीदी, लेकिन उसके गल्ले में आपको कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उसके ऊपर 30 रुपए का कर्जा और था। तो यहाँ आपने दुकान तो 100 रुपए में खरीदी, लेकिन वो आपको कितने रुपए में पड़ेगी? 130 रुपए में, क्योंकि अब वो कर्जा भी आपको ही चुकाना है। तो यहाँ आपको क्या सीखने को मिला कि मार्केट कैप से आपको कभी कभी धोखा हो सकता है। आपको कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू भी कंसीडर करनी चाहिए। तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या होगा? एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैप प्लस डेट। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, यानी आपको ऑल डेट को कंसीडर करना है इसमें, माइनस कैश या फिर कैश के इक्विवेलेंट कोई चीज होगी तो वो आपको माइनस करनी है। ये होती है एंटरप्राइज वैल्यू और आपको हमेशा इसी को कंसीडर करना चाहिए। अब हम इसको कुछ रियल एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर एक कंपनी है वोडाफोन आइडिया, जिसका मार्केट कैप है 59,827 करोड़। लेकिन आप अगर यहाँ इसकी एंटरप्राइज वैल्यू देखें तो यह है 2,96,000 करोड़ लगभग, क्योंकि अगर आप वोडाफोन आइडिया के 59,827 करोड़ में सारे शेयर्स एक्वायर भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप 59,827 में वोडाफोन आइडिया के सारे शेयर्स खरीद लेते हैं तो ये जो इसके ऊपर डेट है 2,50,000 करोड़ का, ये भी आपका हो जाएगा, ये भी आपको पे करना होगा। यही कारण है कि इसकी एंटरप्राइज वैल्यू इसके मार्केट कैप से ज्यादा है। आपने खरीदा तो इसको 59,827 करोड़ में, लेकिन आपने इसकी एक्चुअल वैल्यू पे की 2,96,000 करोड़। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एक काफी छोटी कंपनी है, गायत्री प्रोजेक्ट्स, अगर आपने नाम सुना हो तो। इसका मार्केट कैप है 129 करोड़। माना कि आपने 129 करोड़ देकर इस पूरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, लेकिन अब यहां देखिए इसके ऊपर 3502 रुपए का डेट है। अब ये 3502 रुपए भी आपको ही चुकाने होंगे, और अगर आप इसमें निवेश करने से पहले इसकी एंटरप्राइज वैल्यू देख लेते तो ये है 3612 करोड़। आपको यहां से क्लियर पिक्चर समझ में आ जाती कि आप इसको जो 129 करोड़ रुपए देकर बाई कर रहे हैं, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है जो आप पे कर रहे हैं, बल्कि इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है 3612 करोड़ रुपए जो आप पे कर रहे हैं। तो आप इसमें ब्लंडर करने से बच जाते। साथियों, मैं ये जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ ये केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, ये मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप हमेशा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अपने रिस्क एपिटाइट और फाइनेंशियल एडवाइजर की ही सलाह पर लें। अब एक अपोजिट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ कोल इंडिया का मार्केट कैप 2,18,000 करोड़ है, जबकि एंटरप्राइज वैल्यू 1,94,000 करोड़ है। यानी कोल इंडिया को बाई करने के लिए आपने 2,18,000 करोड़ पे किया, लेकिन एक्चुअल में ये आपको 1,94,000 करोड़ की पड़ी, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इतने रिजर्व्स हैं। साथियों, कोल इंडिया एक पीएसयू कंपनी है, और बहुत सारी पीएसयू कंपनी जब मार्केट डाउन होता है तो हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि ये जो एंटरप्राइज वैल्यू है ये हमें नेगेटिव तक में देखने को मिलती है। नेगेटिव का मतलब क्या होगा? अगर एंटरप्राइज वैल्यू, यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, एंटरप्राइज वैल्यू मान लो माइनस में 100 करोड़ है। इसका मतलब क्या है? मान लो किसी कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ है और उसकी एंटरप्राइज वैल्यू
माइनस में 100 करोड़ है। यानी आपने उसको खरीदा तो 500 करोड़ रुपए देकर, लेकिन उसके पास इतने ज्यादा रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं कि वो आपको माइनस 100 करोड़ में पड़ रही है। यानी फाइनेंशियल टर्म्स में कहूं तो आपको अप फ्रंट 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल है एनएमडीसी का। ये भी सेम है, 54,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है, एंटरप्राइज वैल्यू 44,000 करोड़ की है। तो इस टाइप से आपको मार्केट कैप के साथ साथ एंटरप्राइज वैल्यू को कंसीडर करना चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यह है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। आप जब भी किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो आपको दो टर्म्स नजर आते हैं, एक होता है स्टैंड अलोन और दूसरा है कंसोलिडेटेड। इसको भी मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझता हूं। फिर से आपने कोई दुकान स्टार्ट की, मान लो ये एक दुकान है आपकी, और उसमें आपने 1,000 रुपये निवेश किया। इस 1,000 से आपको प्रॉफिट हुआ 200 रुपये, जो आपने किसी दूसरी दुकान में या फिर किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और उससे अगले साल 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और अगर हम इस पहली दुकान से मानें कि इससे सेम 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ और इससे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो यहां अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस देखेंगे तो स्टैंड अलोन में हमारी केवल यही दुकान काउंट होगी। तो स्टैंड अलोन के आधार पर हमारा प्रॉफिट कितना है, 200 रुपये। जबकि हम कंसोलिडेट करेंगे तो जो इसके इन्वेस्टमेंट हैं उनको भी कंसीडर किया जाएगा, यानी हमें इसमें 20 रुपये और ऐड करने होंगे। तो इसका अगर हम स्टैंड अलोन प्रॉफिट देखें तो वो 200 रुपये हो गया और कंसोलिडेटेड देखें तो 220 रुपये हो गया। अब इन दोनों में से एक्चुअल कौन सा है? आखिर ये जो 20 रुपये का मुनाफा हुआ ये भी तो इसी दुकान का मुनाफा है, ये भी तो इसी मालिक का है। तो एक्चुअल फिगर कौन सा हुआ? एक्चुअल फिगर हुआ इनमें से 220 रुपये। तो यहाँ आपको हमेशा कंसोलिडेट डाटा देखना चाहिए, न कि स्टैंड अलोन। एग्जाम्पल देखते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर मैरिको के रिजल्ट्स देख रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 2024 के रिजल्ट्स को। तो इसमें सेल्स का डेटा है 1965 करोड़ का और इसको प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में 376 करोड़ का। ये साथियों हम स्टैंड अलोन बेसिस पर देख रहे हैं, यानी हम इसमें इसकी सब्सिडरीज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जो इसने इन्वेस्टमेंट किया है उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आप याद रखिए 1965 और 376। अब अगर हम यहाँ देखें कंसोलिडेटेड बेस पर तो इसकी सेल्स 2794 करोड़ की है और मुनाफा भी 376 करोड़ से बढ़कर 406 करोड़ रुपया हो गया है। ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं ये कंसोलिडेटेड बेसिस पर है। तो इन दोनों में से कौन सा रिजल्ट सही है? भाई सीधा है कि जितना भी मैरिको ने इन्वेस्टमेंट किया है उससे जो इनकम आई वो भी तो मैरिको की ही है। तो हमें हमेशा कंसोलिडेटेड बेसिस को देखना चाहिए, इस चीज को हमेशा याद रखें। तो साथियों एक बार समराइज कर देता हूं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा मार्केट कैप, सेकंड हमने सीखा एंटरप्राइज वैल्यू, और थर्ड हमने सीखा स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस। आप इनको एक बार और रिपीट कीजिए, एक बार और देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है। इनमें से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटरप्राइज वैल्यू। आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपको काफी बड़े बड़े ब्लंडर से बचा सकती है। आपका इनसे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने में मोटिवेशन बना रहे। तो साथियों इस एपिसोड में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एपिसोड 2 में और सीखेंगे कुछ और नए पैरामीटर्स को। शाइनिंग ऑफ फॉर नाउ।